बिहार में आगामी साल में इलेक्शन होने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में रहेगी। अलग अलग पार्टियों की बयानबाजी और दल बदल चर्चा में बनेंगे। लेकिन एक चीज जो आज हम आपके सामने चर्चा में लाना चाहेंगे वो बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। बिहार अभी की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के समय से ही सुर्खियों में बना रहा है। कई स्वतंत्रता सेनानी बिहार की इस धरती पर हुए हैं। आज डेमोक्रेटिक चरखा आप सभी को सरकारी असफलताओं से हटकर कुछ बताने जा रहा है। एक शख्सियत के बारे में बताने जा रहा है, आपको उनसे जुड़ा किस्सा बताने के बारे में जा रहा है। आज हम आपको बिहार के सबसे पहले प्रीमियर या जिन्हें 1935 के समय में प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उनके बारे में बताने वाले हैं। दरअसल प्रीमियर शब्द उस समय चीफ मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साल 1935 में जब बिहार से उड़ीसा प्रेसिडेंसी अलग हुई थी, तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। तब के समय में देश में ब्रिटिश शासन हुआ करता था। देश में 1936 से 1937 के बीच में 11 राज्यों में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। इन प्रांत में बिहार, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसे इत्यादि अलग अलग और भी प्रेसिडेंसी शामिल थे। इनका जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत बिहार में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तब के समय में प्रांतीय सरकार के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था। साल 1937 में चुनाव जीतकर बिहार प्रोविंस के सबसे पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। 1 अप्रैल 1937 को प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस 109 दिन के लिए बिहार के प्रधानमंत्री रहे। 19 जुलाई 1937 को बहुमत ना साबित करने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूनुस वैसे तो पटना के ही रहने वाले थे, लेकिन नौबतपुर के पास एक पनारा गांव है जहाँ पे उनकी ज़मींदारी थी और खेतीबाड़ी वहीं था। उनके फादर भी वकील थे और वो पटना में ही वकालत करते थे। मुख्तार अली हसन उनका नाम था। और जैसे पटना में आम बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए, वैसे ही वो भी बड़े हुए। बाद में जब उनको शौक़ हुआ बैरिस्ट्री का, तो उनके फादर ने उनको वहाँ पे भेजा और फिर उन्होंने बैरिस्ट्री की। 2 भाई थे वो, एक यूसुफ थे और एक यूनुस थे। यूनुस छोटे थे और यूसुफ साहब बड़े थे। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस का जन्म 4 मई 1884 में पटना के नौबतपुर थाना के पेनहरा गांव में हुआ था। मोहम्मद यूनुस के दादाजी मोहम्मद आजम मुंगेर जिला के जिला जज थे। यूनुस के पिता मौलवी अली हसन मुख्तार पेशे से वकील थे। बैरिस्टर यूनुस के 2 भाई थे, जिनमें बड़े भाई का नाम मोहम्मद यूसुफ था, वो भी पेशे से वकील थे। बात करें यूनुस के पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना में घर पर ही की। बाद में मोहम्मद यूनुस ने अपनी पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल आलमगंज पटना से की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब के समय में बिहार में शुरू किया था। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई के पास से लंदन जाना चाहते थे, जिसके बाद 1903 में वो घर से छुप-छुपा कर लंदन चले गए। उस वक्त जो इंग्लिश पैटर्न का जो एजुकेशन सिस्टम आया, ब्रिटिशर्स ने लाया, तो कुछ लोग उसके समर्थन में थे, कुछ लोग उसके विरोध में थे। तो जैसे सर सैयद वगैरह थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए, वो ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के समर्थन में थे। और उसी समय में जो दारुल उलूम देवबंद वगैरह संस्था बनी, मदरसे बने, वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी संस्कृति वगैरह भी वो अपनी शिक्षा नीति के साथ हमारे समाज में लाएंगे, इसलिए वो उसका विरोध करते थे। तो ट्रेडिशनली ज़्यादातर जो मिडिल क्लास था मुसलमानों का, वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के विरोध में था इनिशियली। बहुत छोटा सा एलिट क्लास था जो बाहर जाता था पढ़ने लिखने, तो उसको एक विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इसलिए उनके फादर को एक डर था कि ठीक है, अगर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में जाएगा तो वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो सकता है। क्योंकि वो मौलवी भी थे, उनके फादर मौलवी मुख्तार अली हसन, वो एडवोकेट भी थे और मौलवी भी थे। तो एक उनका फादर का था थोड़ा सा ओपिनियन, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे करना है, तो वो गए और उन्होंने बैरिस्ट्री की वहाँ पे। 1906 में उन्होंने अपनी बार की डिग्री हासिल की। उसी साल वो भारत लौट आए और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट से अपने बार की प्रैक्टिस करने लगे। 12 साल तक यूनुस साहब पटना के यंग मेंस एसोसिएशन के सचिव के पद पर भी रहे। राजनीति में उनका आना 1936 में हुआ, जब देश में प्रांतीय चुनाव हो रहे थे। तब यूनुस साहब ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, जिसमें उनके साथ मौलाना सज्जाद शामिल रहे। वक्त जो ब्रिटिश राज था और उससे जो लड़ाई थी, तो उस लड़ाई में और फिर जो डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी वगैरह हर चीज़ इंडिया के लिए एक नई चीज़ थी, ठीक है ना। इंडिया की जनरल पब्लिक को या सोसाइटी को नहीं पता था कि डेमोक्रेसी होती है क्या, ये वो। तो जो सारे लॉज आ रहे थे अंग्रेज़ों के और
जो नए सिस्टम्स आ रहे थे डेमोक्रेसी के ये सब, और इलेक्शन हो रहे हैं, और उस वक्त इम्पेरियल काउंसिल होती थी, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा तो नहीं थी, लोकसभा बाद में बनी, लेकिन राज्यसभा थी। राज्यसभा को इम्पेरियल काउंसिल कहते थे। स्टेट में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, कैबिनेट नहीं होती थी गवर्नमेंट, लेकिन 1910-12 से ही वो इम्पेरियल काउंसिल और लेजिस्लेटिव। तो उसका क्या कंसेप्ट है, ये सब असल में एडवोकेट लोग जो थे और जो बैरिस्टर लोग थे, वो लोग उसको ज़्यादा समझते थे, तो उसको उसके फ़ायदे और नुकसान को भी समझते थे और उसको जल्दी अडॉप्ट करते थे। और फिर वो उन यहाँ के जो राजा वगैरह थे, जो एलिट क्लास था, उन तक वो कम्युनिकेट करते थे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। तो आप देखेंगे कि जो पूरी पॉलिटिक्स थी उस वक्त की, उसमें या तो बैरिस्टर्स थे या उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, वही पॉलिटिकल पार्टीज रन करते थे और उसको चलाते थे। क्योंकि राजा महाराजा जो थे, बड़े ज़मींदार थे, नवाब थे, उनको चलाना था, और कैसे चलाना है इसके लिए वो जो बैरिस्टर्स थे उनसे कम्युनिकेट करते थे। क्योंकि इंग्लैंड में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन ग्राउंड वर्क कर रहा था, तो उसमें कैसे काम करना है और कैसे क्या करना है, अगर प्रोटेस्ट करना है तो कैसे करना है, किसी चीज़ का विरोध नहीं करना है। इसलिए वो सारे बैरिस्टर्स लोग जो थे वो धीरे धीरे राजनीति में आते ही गए। आप देखेंगे कि मैक्सिमम बैरिस्टर्स जिनको भी थोड़ा सा सोशल कंसर्न था वो राजनीति में आने गए, जिनका बिल्कुल ही नहीं था वो बस प्रैक्टिस में थे, वो सोसाइटी। तो वो एक जनरल ट्रेंड था, तो ये भी पॉलिटिक्स में आए। चुनाव हुआ और नतीजे कांग्रेस और मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के पक्ष में आए। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने शपथ लेने और मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उस समय के राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री यानी प्रीमियर पद की शपथ दिलाई। उस समय पूरे देश में सबसे पहले यूनुस साहब को ही प्रीमियर पद की शपथ दिलाई गई थी। इस तरह से यूनुस साहब देश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे। में क्या हुआ बाद में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, अच्छा। इसलिए उनको छोड़ना ही था। तो जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाने के लिए बोला तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। हालांकि वो गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते थे, ताकि मतलब एक, चूँकि देखिए क्या था ना कि 40 सीटें मुस्लिम्स रिजर्व थी और 20 सीटें इन्हें आई थी और 4-4, 5-5 सीटें दूसरी पार्टियों को आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 4 या 5 सीट आई थी 40 मुस्लिम सीट में, यानी मुसलमानों का सिर्फ 10% ही समर्थन कांग्रेस को मिल पाया था। तो मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि चूँकि पहली सरकार है मतलब इंडिया के अंदर, तो अगर हम भी साथ में रहेंगे सरकार में, तो एक भरोसा बनेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम पे और सरकार पे। लेकिन कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उससे दूरियां बढ़ती गई। हो सकता है शायद साथ में सरकार बनी होती तो दूसरे स्टेट, चूँकि पूरे इंडिया में जो सरकारें बनी अलग अलग स्टेट में, सबसे पहले बिहार में ही सरकार बनी, तो हो सकता है बिहार का अच्छा मैसेज जाता तो दूसरे जगह भी जाता और फिर दूसरे जगह भी सरकारें बनती, और वो हो सकता है पार्टीशन ना होता या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उससे होती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऐसा नेचर नहीं होता है। वो चाहते हैं कि अगर उनको नंबर्स आ गए तो सत्ता वो पूरी तरह अपने हाथ में रखे, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ख़राब होता है। अगर हो सकता है मोहम्मद यूनुस और उनकी पार्टी सरकार में कांग्रेस के साथ शामिल होती तो शायद पार्टीशन तक का जो सफ़र, एक नफ़रत का सफ़र हुआ, वो नहीं होता। बैरिस्टर यूनुस के दो बेटे थे, यासीन यूनुस और याकूब यूनुस। 1946 में बड़े बेटे की मृत्यु होने की वजह से बैरिस्टर यूनुस की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 13 मई 1956 में लंदन में ही बैरिस्टर यूनुस का देहांत हो गया।